प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। और सबसे पहले आप सबको पाकिस्तान का यौम आज़ादी मुबारक। इस अर्ज़ वतन के लिए बहुत सी दुआएं जिसने हमें शनाख्त दी। आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले शरीफ खानदान इक़्तिदार से रवाना, अनवारुल हक काकड़ ने वज़ीर आज़म ऑफिस संभाल लिया, तकरीब हलफ बर्दारी में सदर आरिफ अलवी का सख्त लहजा, शुरका हैरान, नई काबीना में मुतवक्के वज़रा कौन कौन हो सकते हैं, काकड़ की मुल्की हालात के तराजु में पॉलिसी क्या होगी, निगरान वज़ीर आज़म के करीबी साथी सेनेटर सरफराज बुगटी से इन तमाम पहलुओं पर आज हम अहम बातचीत करेंगे, वो हमें ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म के भांजे हसन न्याजी 9 में वाक़े के इल्ज़ाम में गिरफ्तार। हसन न्याजी पर कौन कौन से इल्ज़ामात हैं और माजी में गिरफ्तारी के बाद कैसे रिहाई मुमकिन हुई, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। हसन के वालिद सीनियर सियासी तज्ज़ियाकार हफीजुल्लाह न्याजी साहब हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद होंगे। सबसे पहले हमारे साथ सरफराज बुगटी साहब मौजूद होंगे। सेनेटर सरफराज बुगटी रहनुमा बाप पार्टी हैं, उनको वेलकम करेंगे। हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बुगटी साहब हमें ज्वाइन करेंगे क्लास साहब कुछ देर में। पहले तो आपको भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, बहुत बहुत कुछ कहना चाहेंगे आप पाकिस्तान के लिए? मुबारक हो जी। एक ऑफ कोर्स एक बड़ा दिन है, आज़ादी का दिन है और बड़े लोगों ने, जैसे हम सुनते भी हैं पढ़ते भी हैं, बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं लोगों ने। और जब उस दौर की हम कहानियाँ पढ़ते हैं, उस दौर के वाक़यात पढ़ते हैं और आज के दौर को देखते हैं, यकीन नहीं आता कि ये जिस मकसद के लिए मुल्क बनाया गया था और हमारे हुक्मरानों ने जिसका इसका हशर नशर है, इसका हमने कर दिया है 75 साल बाद, तो उस पर अब ये क्या बंदा उस पर बैठ के बात करे कि कहाँ कहाँ पे हम लेट डाउन हुए हैं, कहाँ कहाँ पे जो वादे थे, जो वईद थे, जो रूलिंग लीड थी जिसने आके इस मुल्क के सोशो इकनॉमिक या नई चीज़ों को चेंज करना था, तो बड़ा आपको गैप लगता है 47 की कमिटमेंट्स में और आज की कमिटमेंट्स में। तो देयर ह्यूज डिफरेंस। ये अलहदा चीज़ है कि हम हर वक्त क्योंकि चीज़ों को नेगेटिविटी ढूंढते रहते हैं, हमारा काम है कि नेगेटिव चीज़ें ढूंढते हैं। अदरवाइज इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अगर देखें, इन तमाम तर बुरे हालात के बावजूद कि मुल्क में 4 मार्शल रहे, फिर सियासतदान बहुत सारे कत्ल हुए, कुछ जलावतनी में गए, कैदें हुई बहुत। अभी भी एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस वक्त वो जेल में है, कैद में, सेंटेंस हुई है। इनके तमाम के बावजूद देयर इज़ ए बैड हिस्ट्री, बैड एक गवर्नेंस, मतलब बहुत सारी बैड चीज़ें हुई हैं। लेकिन फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अगर आप देखें 47 में या आज में जो लाइफ जो है वो लोगों को क्योंकि एहसास नहीं होता, हम लम्हे मौजूद में जहाँ पे रह रहे होते हैं हमें वो कंफर्ट फील नहीं होते। अदरवाइज़ उसमें बड़ा फ़र्क आ गया है कि पाकिस्तान जो 47 में था आज में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज देखें, लोगों की लिटरेसी वाइज देखें, सोशो इकनॉमिक चीज़ें। मतलब मैं अपना बता दूं कि हमारे गांव में जो बिजली आई थी, ये मेरा ख्याल है मैं उस वक्त 12-13 साल का था, 83-84 में, या उस वक्त कोई 13-14 साल का हूँगा मैं, तो उस वक्त आई थी ये। उससे आप अंदाज़ा कर लें कि मैं खुद ये दिए पे पढ़ा हुआ हूँ मैं, ये लालटेन पे, ये इस पे। वो कहते हैं ना कि उसमें उस वक्त नहीं होते थे हमारे अपने, मतलब मेरे पेरेंट्स जो हैं पढ़े लिखे नहीं थे, दे वर नॉट लिटरेट। हम पहली नस्ल हैं जो पढ़े हैं, अब हमारी नस्ल आगे की है। सो अगर इस तरीके से देखें मेरे दादा या फैमिली, जो मैं सिर्फ अपने गांव की बात कर रहा हूँ और मोस्टली ऑलमोस्ट सब इसकी एक ही सूरत हाल होगी कि वो पढ़े लिखे नहीं थे। वी आर द फर्स्ट जनरेशन जिनको उन्होंने पेरेंट्स हमारे ने पढ़ाया। तो अब हमारी सोशो इकनॉमिक ज़िंदगी में जो चेंजेस आई हैं, अब बैठ के मैं अगर कहना शुरू कर दूँ नहीं जनाब इस मुल्क ने मुझे कुछ नहीं दिया, नहीं जनाब लूट गए, बर्बाद हो गए, मैं चले अपनी लाइफ की मैं बता रहा हूँ मैं, बाकी हो सकता है हर एक को अपनी शिकायतें गिले अपनी जगह पे होंगे। मुझे क्या राइट है कि जिसके गाँव में बिजली नहीं थी, जब तक मैं, मेरा ख्याल है 8वीं 9वीं जमात में मैं था, अगर बिजली नहीं थी, हम तो दिए पे पढ़े हैं, मिट्टी के तेल पे पढ़े हैं, हम तो लालटेन पे पढ़ते थे, वहाँ चिमनियाँ बैठ के साफ़ करनी, सारी चीज़ें करनी। और उसके बावजूद हमारे गांव में मुझे याद एक दफ़ा वो आई थी, साइकिल आई थी, उस्ताद गुलाम मोहम्मद साहब थे, हमें पढ़ाते थे, अभी भी है माशाल्लाह, हयात है, उनकी हयाती करे। तो वो एक दफ़ा साइकिल नई लेकर आए थे, मुझे उससे वाक़या याद आ गया, आपने ना बताएं, ये 84 या 85 की बात है समथिंग। पूरा गाँव साइकिल देखने गया था कि साइकिल नई साइकिल आई है। यकीन करें कुछ अर्से बाद मोटरसाइकिल आ गई थी, वो उसको हमारे वहाँ पे यासीन साहब है वो लेके आए। उसकी जो पेट्रोल की खुशबू होती थी, आजकल तो पेट्रोल बड़ा मिक्स मिलता है, उस वक्त उसकी पेट्रोल की खुशबू बड़ी खालिस, एक अजीब सी इंटॉक्सिकेशन, आपको ना ड्रग टाइप फील होती थी। तो स्टार्ट करते थे बच्चे, उसके पीछे खड़े होकर ना वो जो धुआं होता था उसको फील करने की कोशिश करते थे। और कुछ अर्से बाद एक वहाँ पे अगर उसमें मिलादी साहब थे, वो ट्रैक्टर एक लेकर आए थे, वर्ल्ड वार सेकंड 2 का हम कहते थे, जंग अजीम दोम का, उसको स्टार्ट करने के लिए पूरा गाँव इकट्ठा होता था, एक बड़ा शोगल होता था, उसको ऊंचाई पे खड़ा करते, उसको धक्के लगाते थे और फिर उसके बाद वो स्टार्ट होता था, कभी ऊपर ले जाओ, नीचे ले जाओ, चाड़ पे, ऊंची जगह पे। जब वो स्टार्ट होता था तो लगता पूरा गांव स्टार्ट हो गया। ये चीज़ें मैंने खुद देखी हुई। गांव में 2-3 नौकरियां थी, अब उसमें डाउन द ईयर 100% लिटरेसी, एवरीबॉडी इज एजुकेटेड, एवरीबॉडी लिटरेट, 3-3 4-4 नौकरियां हैं, गाड़ियां एक एक घर में हैं, पक्के घर हैं,
पहले गांव होता था, गुजरते थे पूरे एक साइड से, कोई गांव में वो नहीं होती थी आपकी, वो क्या कहते हैं, कोई वहाँ दीवार नहीं, कंसेप्ट ही नहीं था गांव में, ये मैं खुद देखा हुआ है, अभी की बात है, 80s तक नहीं था। फिर पक्के घर बन गए, हवेलियां बन गई, सब कुछ आ गया, वहाँ बिजली आ गई, गैस आ गई, वहाँ स्कूल्स आ गए, रोड्स आ गए, लाइट्स आ गई। अब मैं जाऊँ तो सारे रोते हैं, यार हालात बड़े बुरे हैं, हालात बड़े खराब। मुझे क्या कहना, उनको क्या जवाब देना चाहिए? आई समटाइम वंडर, मैं उस क्राउड में शामिल था जो उस्ताद गुलाम मोहम्मद साहब का साइकिल देखने के लिए उनके घर पे हम इकट्ठे थे सारे, कि नई साइकिल आई है। आज हर एक के पास गाड़ियां हैं, और जाऊं तो रोते हुए मिलेंगे आपको। ये चीज़ें मैंने खुद देखी हुई साहब आप बहुत रिलेटेबल बात कर रहे हैं, बल्कि ऑफ लेट एक डिस्कशन हो रहा था जिसमें बात यही हो रही थी कि पाकिस्तान में अब कुछ नहीं रह गया, आप यहाँ से चले जाना चाहिए। इस किस्म की डिस्कशन आपको पता है आजकल काफी मुझे ज्यादा वैसे आपस की बात है, मैं अपने आप को मैंने बता रहा हूँ, मुझे चले जाना चाहिए यहाँ सपोजली, जो मैं देख के आ रहा हूँ। डेफिनेटली नहीं, और ऐसे ये नहीं आप अच्छा मुल्क मुश्किल में हो तो फिर आप छोड़ देना, मतलब मेरा घर अगर ट्रबल में है, मेरी फैमिली ट्रबल में है, तो मैं उस वक्त छोड़ के भाग जाऊँ। मतलब दैट्स द लेसन वी आर गिविंग इट टू यू। माई फैमिली, माई बच्चे, मेरे रिश्तेदार, मेरे बहन भाई, कजन या यार दोस्त, वट या मेरी बस्ती, वो ट्रबल में है, रहो सब अपना बोरा बिस्तरा उठाएं और पतली गली से घूम के निकल जाएं। यार अब आप भुगतो, जब तक अच्छे हालात थे तो मैं आपका ठेकेदार था, मैं हिस्सेदार था, अब हालात बुरे हो गए, आप जाने आपका काम जाने, मैं तो पतली गली से जा रहा हूँ क्योंकि मुझे मौका मिल रहा है। तो दैट्स एटलीस्ट मैं अपनी हद तक बात कर सकता हूँ, बाकी लोगों बिल्कुल ये सर बड़ी डिस्कशन होती है इसके ऊपर, और बात वही है कि हर एक अपनी लाइफ के हिसाब से फैसला कर सकता है, लेकिन बहुत सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं जो अभी भी आप काउंट करना चाहें तो इस मुल्क ने दिए हुए हैं। और वही बात है कि हमें अगर उनका एहसास हो, अगर हम उनका रियलिस्टिक कंपैरिजन कर सकें। अच्छा, कमिंग टू द डिस्कशन जो हमने करनी है, सबसे पहले क्लास साहब आपकी बात का हवाला दूंगी, जब तक हमें बुक्टी साहब ज्वाइन करते हैं, अगर थोड़ा सा वक्त मिल जाए उन्होंने, क्योंकि वो मुझे कह रहे थे मैं आपकी सारी बात काट रहा हूं, मैं आपको इंटरप्ट करूंगी। हाँ जी, अगर उन्होंने ज्वाइन किया वो मेरा ख्याल है कि उनको प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे उनको बताया था कि अगर मैं उस टाइम पे, मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बुलाया हुआ है, अनवर उल्लाह काकड़ साहब ने, क्योंकि ये बड़े उनके करीबी हैं, तो वो आई होप कि उनको अगर राना साहब मैसेज करें तो वो शायद अवेलेबल हो जाएं। बहरहाल देखते हैं, अदरवाइज हम खुद उनसे राब्ता करने की कोशिश करें। अच्छा क्लास साहब, आपने लास्ट वीक एक बात कही थी, गलबन लास्ट प्रोग्राम में कही थी, जब हम बात कर रहे थे कि जो कौन कौन से नाम हैं वो सीरियस कंसिडरेशन में है, कौन कौन से नाम है जिनकी प्रोबेबिलिटी हाई है, या हलकों में क्या बातचीत हो रही है। और आपने कहा था कि जब आने वाले दिनों में ये नाम, अगर कोई नाम आउट ऑफ नोवेयर आ गया, आउट ऑफ ब्लू आया, और फिर उसके बाद जो काबीना की सिलेक्शन होगी, उससे पता चलेगा कि कौन कर रहा है डिसाइड, किस तरफ जा रही हैं चीजें। सो व्हाट डू यू फील विद दिस नेम? क्या बता रहा है ये नाम? मेरा ख्याल अनएक्सपेक्टेड नाम है सबके लिए। इट्स ए डॉर खास, जैसे कहते हैं ना, अनएक्सपेक्टेड, कोई भी नहीं कर रहा था। वो जो मजाक चल रहा था ना कि शहबाज शरीफ साहब राजा रियाज से पूछ रहे थे, यार अगेन तुसी दसो कि वज़ीर आज़म कौन आ रहे थे, वो पूछ रहे सर नहीं शहबाज साहब तुसी दसो वज़ीर आज़म कौन है। उन दोनों को कहा कि भाई साहब आप रहने दें, हम आपको बताते हैं कि आपको वज़ीर आज़म ख्वाजा आसिफ वाली बात, वो ख्वाजा आसिफ वाला उन्होंने कहा था, ख्वाजा साहब ने कहा, बिल्कुल एग्जैक्टली यू रिमेंबर दैट। जो मेरा शाकिर अब्बासी साहब हमारे रिपोर्टर जो हैं, उनका जो इंटरव्यू था उनके साथ, तो उसमें उन्होंने कहा था कि ये ना जरा तुसी दस रहे हो ना, इन्हें तो कोई नहीं आ रहा। सो एग्जैक्टली ख्वाजा आसिफ न्यू दैट कि ये जो यहाँ पे स्क्रीन पे चल रहे हैं ना, फटे शटे चल रहे हैं, इनमें से कोई नाम नहीं है, कोई बंदा आने वाला नहीं है। सो ये जो नाम आया है, क्योंकि इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। उन्होंने निगरान वज़ीर आज़म साहब ने कभी भी अपनी एफिलिएशन जो है एस्टेब्लिशमेंट के साथ उन्होंने कभी छुपा के नहीं रखी, या मैं उनका नहीं हूँ। अच्छा, हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो दबाव में थी, जिस वजह से इनकी भी एक साइड ऑफ द स्टोरी है, इनको भी बलोचिस्तान में इस तरह के उस सियासतदान चाहिए थे, बलोचों में भी चाहिए थे, पश्तूनों में भी चाहिए थे, जो खुल कर डट कर उस पाकिस्तान की सलमियत के साथ, पाकिस्तान के एजेंडे के साथ, पाकिस्तानी फ़ौज के साथ, इस्लामाबाद के साथ, या जो पाकिस्तान को इसका हिस्सा समझ के ओनरशिप देकर खड़े हों। क्योंकि पिछले कई सालों से, स्पेशली जनरल मुशर्रफ साहब के दौर से, जब वहाँ बुगटी साहब को मारा गया ऑपरेशन करके, उसके बाद अपराइजिंग हुई बलूचिस्तान में, उसके बाद बहुत बड़ी तादाद में जो यूथ था बलूचिस्तान का, उसने खुद को एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस, सेपरेटिस्ट फोर्सेस के साथ अलाइन किया। और ये वहद मेरे ख्याल बलूचिस्तान है जहाँ पे 4 दफ़ा जो है ना, मतलब मिलिट्री एक्शंस हुए हैं, पास्ट में भी हुए हैं, अब भी हुए। और जनरल मुशर्रफ साहब की जो अनवाइज अप्रोच थी कि आपने उनको, बुगटी साहब को जिस तरीके से आपने वहाँ पे उनके खिलाफ ऑपरेशन किया गया, तो आपने उनको बूस्ट किया, जो फोर्सेस थी जो थोड़ी सी सार उठाती रहती थी, आपने उनको स्ट्रेंथन किया। लिहाजा ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी थी कि ये कोई ना कोई वहाँ पे अपने अलाइज, अपने जो दीगर बलोच या पश्तून वहाँ पे पावरफुल लोग हैं, उनको अपने साथ रखें, ताकि जो इनके अगेंस्ट ग्रुप्स हैं हमारे मुल्क पे अगेन उसमें खिलाफ हैं, या वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाह रहे थे, उनको कमज़ोर किया जाए। और ये ना मैसेज जाए कि सारे के सारे बिग जो नाम्स हैं वहाँ के, जो ट्राइब्स हैं, जो सरदार हैं, सारे खिलाफ हैं। सो आपने देखा होगा
बहुत सारों को हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने अपने करीब रखा, उनको प्रोटेक्ट भी किया, उनको प्रमोट भी किया। आपके सामने तो मैंगल भी थे, हमेशा रहे हैं, मैंगल भी रहे हैं। ऐसे हमने मज़ारी देखे, जमाली आपने देखे, फिर अभी काकड़ हम देख रहे हैं। ऐसे बुकटी जो थे, इसमें जैसे सरफराज बुकटी साहब वगैरह हैं, ये थे। और इसके बाद आपको याद जहरी साहब थे, फिर जाम मोहम्मद रिंद साहब थे। तो बड़ी एक लिस्ट है जिनको जो अपने आप को अलाइन करते थे पाकिस्तान के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ। लिहाजा उन्हीं को बलूचिस्तान में भी आगे पीछे करके उसमें देखा गया, फिर उन्हीं को यहाँ पे भी उनको उनको अकोमोडेट किया गया। और ये प्रेशर दबाव था कि आप बलूचिस्तान को दो चार चीज़ों को हमेशा शिकायत रही है कि हमारे वसाइल हैं, हमारा पैसा है, हमारी मिनरल्स हैं, हमारे कॉपर है, गोल्ड है, मतलब सब आप सैंडेक है, आपका रेकोडेक है, आपके दीगर हैं, आप सारे वसाइल हमसे ले रहे हैं और हमें शेयर नहीं मिल रहा। तो पीपल्स पार्टी ने किया था, इन्होंने शेयर बढ़ाया था उनका। मुझे याद है जब ये आई थी पीपल्स पार्टी 2008 में, एनएफसी के तहत पैसे भी बढ़ाए गए, दीगर भी उनको वहाँ पे दी गई जॉब्स। अच्छा, दूसरा उनकी शिकायत थी कि फेडरल ब्यूरोक्रेसी में हमारा कोई बंदा नहीं। अभी भी मेरा नहीं ख्याल कोई बलोच कोई आपको कोई ग्रेड 22 में मिलेगा फेडरल सेक्रेटरी। अगर कोई हो तो प्लीज़ करेक्ट मी, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो ये वो चीज़ें थी जिसकी वजह से दबाव था कि बलूचिस्तान के लोगों को पावर दी जाए, इनको पावर में लाया जाए, इनको बड़े ओहदे दिए जाएँ। पहले उन्होंने जमाली साहब को वज़ीर आज़म बनाया, मुशर्रफ साहब ने। फिर देखा हमने कि उसके बाद वहाँ से सीनेट चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन ताज मोहम्मद जमाली साहब को लाया गया। फिर हमने देखा बलूचिस्तान से वो डिप्टी चेयरमैन वगैरह आते रहते। फिर बड़ा स्टेप हुआ कि नहीं, आप वहाँ से चेयरमैन लेकर आए हैं, तो फिर इसके बाद सादिक संजरानी साहब को लाया गया। अब ये सोचा गया कि इस पूरे इसमें से इशू में से ज़रूरत है कि आप एक और जो वॉइस है, तगड़ी तवाना वॉइस है, जो एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि हमारी बात समझती है या हम उनकी समझते हैं, या जो हम आपस में मिलकर काम कर सकते हैं, तो लिहाजा वो इनको लेकर आए, अनवारुल हक काकड़ साहब को ले आए। सो हमारी इस्टेब्लिशमेंट हमेशा इस मामले में एक मैसेज भी भेजा गया बलूचिस्तान के सरदारों को या लॉयलिस्ट को, दीगर को, कि जो हमारे साथ खड़ा होगा, पाकिस्तान की बात करेगा, पाकिस्तान की फ़ौज के साथ खड़ा होगा, या दीगर हमारे एजेंडेज के साथ ओनरशिप देगा, रिस्क लेगा, हम उसको यहाँ पर फिर ये प्रॉपर शेयर भी देंगे, प्रोटेक्ट भी करेंगे, आगे भी लेंगे। ये आसान काम नहीं था बलूचिस्तान में, जब इतनी सारी वहाँ पे इंसर्जेंसी हो रही थी, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के मसले हैं, वहाँ कत्लो गारत हो रही थी, टारगेटेड किलिंग्स हो रही थी। उस वक्त कुछ लोग जिन्होंने हिम्मत की, हौसला किया और खड़े हुए, और उन्होंने BLA वगैरह या दीगर जो एलिमेंट्स हैं उनके खिलाफ रेजिस्टेंस की, तो वो एक मतलब जाने रिस्क में डाले। बहुत सारे जहरी साहब थे, इनके काफिलों पे हमले हुए हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ मारे भी गए हैं जो प्रो पाकिस्तान या प्रो एस्टेब्लिशमेंट थे। सो इट वाजंट इजी फॉर देम एज वेल। सो इट्स अ सॉर्ट ऑफ अवार्ड है उनके लिए कि जनाब आप हमारे साथ खड़े हैं, तो फिर आपको भी डेकोरेट किया जाएगा। ठीक है क्लास साहब, हमारे साथ सरफराज बुकटी साहब इस ब्रेक के बाद होंगे। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद डिस्कशन को उनके साथ आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, एक आम तासुर ये है कि जो बाप पार्टी है वो एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है। अब एक तासुर है, ये एक मतलब तासुर से बढ़ के ये कोई चीज़ लेकिन अब इस निगरान वजीर आजम का इस पार्टी से होना। अच्छा, हमारे साथ सरफराज बुकटी साहब हैं जी, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सेनेटर सरफराज बुकटी साहब रहनुमा बाप पार्टी हमारे साथ मौजूद है, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। बुकटी साहब, क्या हाल चाल है आपके? जी, बहुत मेहरबानी। अच्छा बुकटी साहब, सबसे पहले तो निगरान वजीर आजम बलूचिस्तान से हैं और आप उनके काफ़ी करीबी साथी भी हैं। किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को और उनके निगरान वजीर आजम बनने को? देखिए, मैं तो इसको बहुत पॉजिटिव देख रहा हूँ, क्योंकि वो एक हम्बल बैकग्राउंड से हैं, मिडिल क्लास हैं, पढ़े लिखे हैं और बहुत सुलझे हुए आदमी हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे टाइम में जब क्राइसिस में मुल्क और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है क्राइसिस को लेके, चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस हो, चाहे आपके जो लॉ एंड ऑर्डर हैं या इस तरह की चीज़ें हैं, तो सब में एक उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बड़ी साउंड है, इंटेलेक्ट उनका बड़ा साउंड है। तो मैं तो उसको हौसला अफजा समझता हूँ। अच्छा, ये भी बताइएगा बुकटी साहब कि आमतौर पे जो बलूचिस्तान को इसकी समझा आता है कि महरूम सूबा है और बहुत सारी जगहों पे इसकी नुमाइंदगी नहीं होती, लेकिन अभी के सिनेरियो में अगर हम देखें तो एक निगरान वजीर आजम हैं जो बलूचिस्तान से हैं, इसी तरह चेयरमैन सेनेट हैं वो बलूचिस्तान से हैं, जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं वो बलूचिस्तान से होंगे। तो ये जो एक गिला है या एक तरह के जो ये एक बलूचिस्तान के अंदर एक एहसास है उन लोगों के अंदर कि हमारी नुमाइंदगी नहीं होती की पोजीशंस पे या इंपॉर्टेंट पोजीशन पे, तो इस तासुर का इस तरह की हैपनिंग से किस तरह से देख रहे हैं लोग, क्या फील करेंगे और ये कितना खुशाइंद होगा? देखिए, इससे ना एहसास महरूमी ख़त्म तो नहीं होनी है और ये जो एहसास महरूमी है, ये बैड बिहेवियर जो बहुत
करने वाले के लिए ना हो। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि ये पॉजिटिव जस्टिस है, इस फेडरेशन में राइज करने का हक जहाँ पर बलूचिस्तान के लोगों का है, पंजाब के लोगों के। मैं तो किसी एथनिक डिवीजन पे बिलीव ही नहीं करता हूँ। मैं तो समझता हूँ कायदे आज़म के पाकिस्तान में एवरीबडी हैज द राइट रोल। देखिए अभी ये मेरिटोक्रेसी है, अनवारुल्लाह काकर साहब मेरिट पे उतरे हैं तो टुडे ही इज प्राइम मिनिस्टर। एक मिडिल क्लास को मैसेज गया कि मिडिल क्लास कैन राइज टू द हाईएस्ट प्लेस। तो ये मेरिटोक्रेसी और इसी को आगे कंटिन्यू रहना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया आपका सरफराज साहब, आपने भुट्टी साहब मेरी रिक्वेस्ट पे ज्वाइन किया। हम तो प्रोग्राम के स्टार्ट में आपको लेना चाह रहे थे 10:05 में, लेकिन मेरा ख्याल है आज अच्छे खासे बिजी थे, फिर भी आपने टाइम निकाला, थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, ये उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब एक अकेले थे जो ये प्रिडिक्शन कर रहे थे कि कोई डार्क हॉर्स आएगा, और जितने नाम चल रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे ये कोई भी इनमें से नहीं होगा। बड़े बड़े बुत थे, बड़े बड़े नाम थे, और उनमें से ये काकड़ साहब अचानक निकले। आपको भी हैरानी हुई है काकड़ साहब के वज़ीर आज़म बनने पे, या आपको ऑलरेडी पता था, क्योंकि आप तो बड़े करीबी दोस्त हैं? कुछ ज़रा कहानी बताएंगे कि कैसे ये काकड़ साहब का नाम आया और कैसे ऑल ऑफ सडन वो रेस जो थी ना सबको पीछे छोड़ के आगे निकल गए? सर कुछ ज़रा थोड़ी सी ये कौम सुनना चाहिए, और आपके पास पूरी कहानी होगी भुट्टी साहब, आपने कोई बहाना नहीं बनने देना आपको, हमने पूरी सुनाए ज़रा हमें। राहुल भाई पहले तो मैं माजरत खा हूँ कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया। जी जी। और दूसरी जहाँ तक बातें देखें, ये तो जो आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर हैं और राजा रियाज साहब हैं, उन्होंने कहीं डेलिब्रेट किया होगा कि आपस में डिस्कशन की होगी। सेनेट में बहुत काकर साहब का जो कंडक्ट था उसके आप खुद क्योंकि मुतारिफ रहे हैं, तो वो एक बड़े वोकल और अपने आर्गुमेंट्स में उनको अल्लाह ताला ने बड़ी स्ट्रेंथ दी हुई। तो जाहिर है उनकी मीटिंग्स शहबाज शरीफ साहब से ऑन एंड ऑफ कुछ मीटिंग्स का मैं भी हिस्सा रहा हूँ, जब ये नो कॉन्फिडेंस हो रहा था, और उससे पहले भी जब कोयटा तशरीफ लाते थे तो मुलाकातें रहती थी। तो यकीनन कहीं ना कहीं उन्होंने पिक कर लिया होगा कि पहले तो ये डिसीजन हुआ होगा, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि बलूचिस्तान से हो, तो बलूचिस्तान से कौन हो जिसको पार्लियामेंट का एक्सपीरियंस हो, जिसको थोड़ा बहुत अंदाजा हो कि किस तरह चीज़ों को मूव किया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि इनसे बेहतर चॉइस नहीं की। ये तो सरफराज भाई आपने हमें वही वर्जन बताया है जो कि एक सरकारी बयान है, जिसका हम सबको पता है, आपको भी पता है। कोई सर जी कोई अब आपको पता है पाकिस्तान में चीज़ें इतनी आसानी से तो नहीं होती जितनी आसानी से सरफराज भाई आपने एक सेकंड में कहानी ख़त्म कर दी। और हम सुनते थे बलोचों के पास बड़ा लंबा हाल होता है। बलोच का हाल जो होता है आप समझते हैं ना सर, बलोच का हाल क्या होता है हमारे सरेकी में बड़ा समझा जाता है। भाई वो हाल जो है ना वो 6 महीने और साल के बाद मुलाकात होता है, तो आप रोज मिलते हैं। नहीं चले थोड़ा सा बलोच का हाल तो होना चाहिए ना, ऐसे तो ना करे भुट्टी भाई, ये तो फिर कोई बात नहीं। कहीं ना कहीं पे आखिर कुछ ना कुछ तो तारें कोई यहाँ पे कुछ कोई हिली होंगी, कुछ आपको पता चले खुल के बात। मैं आपको सिर्फ इतना बताऊं जी, मैं सिर्फ आपको इतना बताऊं कि बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जो लोग रियासत के साथ खड़े रहते हैं, ग्लोरीफाई उन्होंने नहीं होना है। ये बात मैं पहले भी कह रहा था अपने इसमें अभी कमेंट में कह रहा था सारी चीज़ों के। अच्छा सर चलें, आप आई कैन अंडरस्टैंड कि मुश्किल है इस वक्त बात करना। आपके क्या वो आ रहे हैं, नाम आ रहा है कि यू आर कमिंग एज सॉर्ट ऑफ इंटीरियर मिनिस्टर, कोई आपके बारे में सुन रहे हैं, कोई इसमें कितनी हद तक कोई भाई किसी का केस खराब कर रहा हो ना तो उसको मीडिया में डिस्कस करें। आपके पास तजर्बा है खासा। आप तो दोस्तों की लिस्ट में थे। नहीं सर आपकी मोहब्बत है, आपसे बड़ा पुराना हमारी एक तल्लुक है आपसे। आप बलूचिस्तान में क्योंकि रहे हैं, आप होम मिनिस्टर रहे हैं, बड़े मुश्किल दौर में रहे और बड़ा डट के बड़ा स्ट्रेंथ के साथ पावर के साथ आपने हैंडल किया है मामला को। यू आर एन एक्सपीरियंस हैंड, तो आपके चांस से तो मेरा ख्याल है ज़्यादा बंद है। मेरी राय बेस्ट हो सकती है। लाइन ड्रॉप हुई है, बड़ी मजेदार बात की। चलें दोबारा ज़रा कोशिश कीजिएगा भुट्टी साहब से, ज़रा जी मिला रहे हैं उनसे हो जाए। सो भुट्टी साहब के वो चांसेस है ना, क्योंकि दोस्त भी हैं आपको 2-4 जगहों पे आपको चाहिए होते हैं। और भुट्टी साहब जो हैं सरफराज साहब जो हैं ये पहले बलूचिस्तान में रहे हुए हैं और इन्होंने खासा वहाँ पे मुश्किल सिचुएशन को एक एरन हैंड से डील किया है। अब मेरा ख्याल है जो टाई पड़ रही है शायद वो शोएब सडल साहब और उनका नाम भी आ रहा था, वो भी सुनने में आ रहा था। और अच्छा ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्लास साहब की जो काबीना बन रही है इसमें कुछ नाम ज़ेरे गर्दिश हैं कि जैसे ब्यूरोक्रेट्स के नाम हैं, तो ये किस किस्म का कॉम्बिनेशन है और क्या नजर आ रहा है इस काबीना की फॉर्मेशन? मेन 3 है इसमें वजारतें होंगी मेरा ख्याल है, 3 जिन पे हमें देखने की जरूरत है, बाकी तो ठीक है चलता रहता है। एक आपका इंटीरियर मिनिस्टर, इससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर, तीसरा आपका जो है फॉरेन मिनिस्टर। अच्छा, फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर और आपका प्राइम मिनिस्टर, ये 4 चीज़ें होती हैं। बाकी चीज़ें चलती रहेंगी जो भी हैं, या लॉ मिनिस्टर भी में भी इंपॉर्टेंट होगा सारा, तो वो देखने वाली बात है। इस पे उनकी कोशिश होगी अनवारुल हक साहब की हमारे साथ मौजूद है मेरा ख्याल भुट्टी साहब जी। जी अस्सलाम वालेकुम भुट्टी साहब।
माफ कीजिएगा, लाइन ड्रॉप हो गई थी। जी सर। अच्छा, जी। मैं ये कह रहा था कि आपका तो लंबा एक्सपीरियंस है, आप भी उन लोगों में शामिल हैं कि जो रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े रहे हैं, इदारों के साथ खड़े रहे हैं, आपने लाइव थ्रेट्स फेस किए हैं बलूचिस्तान में, तो आपका भी तो एक कैंडिडेट होना बनता है, और इसी के लिए वो क्या कहते हैं। देखिए भाई, ये प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव है, और मेरा तो भाई प्राइम मिनिस्टर है, मुझे किसी और ओहदे की जरूरत नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये सारी जितनी मीडिया में, सोशल मीडिया पे बातें आ रही है, प्राइम मिनिस्टर ने अभी तक किसी से इस बारे में कंसल्ट नहीं किया, उन्होंने अपनी मशावरत नहीं की है, अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं की है। ये बहुत कबल इस वक्त है ये सारी लिस्टों का आना। ये मेरा ख्याल है कि ये सब ऐसे ही चल रहा है। अच्छा, आपके क्योंकि दोस्त हैं और आप एक पॉलिटिशियन भी हैं, इससे हट के एक दूसरे को सपोर्ट भी है, आपके साथ कोई डिस्कशन हुई है कि नामों पे हम किस किस को लेना चाहिए? और ऑफ कोर्स हर सूबे को देखा जाएगा, पंजाब है, फिर उसको सिंध है, केपी है, इस्लामाबाद है, कोई आपसे डिस्कशन किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने सर? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर अभी वोट किया, ये बहुत अर्ली है, अभी उन्होंने वोट किया आज के दिन, मुबारकबादों के सिलसिले चल रहे हैं। कल वो ऑफिस में होंगे, उसके बाद शायद परसों उस पर डिस्कशन करें या कल रात को करें। तो इसमें मेरा ख्याल है कि कोई जल्दी भी नहीं है, और वो जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो कहीं ना कहीं यकीनन मशवरा कर रहे होंगे, तो मशवरे के बाद ही इस पे कोई बात होगी। अच्छा, अभी तक तो उन्होंने कहीं डेलिब्रेशन नहीं। ये सरफराज भाई, स्टेक होल्डर में आसिफ अली जरदारी साहब, ये शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब भी होंगे, क्योंकि वो भी पार्लियामेंट में बैठे थे, उनसे मशवरा भी किया जाएगा, या कुछ उनके लोग भी लिए जाएंगे, या टोटल ये नॉन पॉलिटिकल कैबिनेट होगी, टेक्नोक्रेट पे होगी, या मिक्स होगी? आपकी क्या इतलात हैं सर? देखिए, मेरी इतला तो नहीं है, मेरी असेसमेंट है कि अगर उन्होंने फैसले करे तो फिर केयरटेकर की क्या जरूरत है। ठीक, मतलब है ये टेक्नोक्रेट्स होंगे ज्यादा, आप ये कह रहे हैं? मेरी असेसमेंट है, मेरी इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, कितने की कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर रखना चाह रहे हैं, कोई अंदाजा है आपको? 12, 14, 16, 20? नहीं, मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग रोबा इस पे भी कोई बिल्कुल भी आइडिया भी नहीं है, और मेरी उससे डिस्कशन है, बल्कि उनकी किसी से भी डिस्कशन नहीं हुई इस बारे में। इसमें नहीं हुई अभी? अच्छा, यूजली होता है जब ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को आता है, तो फिर हम देखते हैं कि कोई साथ में 2-4 अहम वजीर जो हैं, 6 के करीब, वो कोई हलफ ले लेते हैं। हम पहली दफ़ा देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं तो कोई हलफ वगैरह इस तरह नहीं हुआ, फिर सोचा जाएगा, समझा जाएगा, तो फिर किया जाएगा। ये कोई इनकी अपनी सोच है या स्टेक होल्डर्स का ख्याल है इतनी जल्दी की क्या जरूरत है, आराम से कर लेंगे? भाई ये देखे ना, ये तो अभी मैं हमेशा ये समझता हूँ कि ये जो इस तरह के इश्यूज हैं, इनमें जल्दी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, एक आध दिन सोच विचार के साथ, बिकॉज ये फैसले जो होते हैं वो फिर असरअंदाज होते हैं। जिस तरह आपने खुद फरमाया कि तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ रखना पड़ता है, सूबों को देखना पड़ता है, और फिर कंपिटेंसी भी देखनी पड़ती है कि किसकी किस फील्ड में कंपिटेंसी है, तो इट विल टेक सम टाइम, मे बी प्रॉब्ली 1-2 दिन तो लग ही जाएंगे। अरे सरफराज भाई, आपको क्या लगता है, काकड़ साहब 3 महीने के लिए आए हैं, 6 महीने के लिए आए हैं, या 2 साल के लिए आए हैं? अब इस पे आपके असेसमेंट चाहिए सर। वेरी इंपॉर्टेंट। वो तो इलेक्शन कमीशन को पता होगा, बिकॉज ये इलेक्शन तो उन्होंने कराने हैं। अच्छा, मेरी उनसे बात हुई थी, वो तो कहते हम 3 महीने के लिए तैयार हैं, इसके गवाह भी मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन तो कहते हैं हमें जब भी आएंगे हम तो 3 महीने के अंदर अंदर हम इलेक्शन का शेड्यूल दे देंगे। तो आपको लगता है 3 महीने में इलेक्शन हो जाएंगे सर? कॉन्स्टिट्यूशनली तो उन्होंने 4 महीने का वो करना है, हल्का बंदियां करनी है, और उसके बाद इलेक्शन अनाउंस करना है। तो फिर मतलब है आप 6 महीने की बात कर रहे हैं? मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन आपको बता। नहीं, मतलब 6 महीने की, तो कम से कम 6 महीने के लिए काकड़ साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे, वो मौजूद हैं यहाँ पे। तो सर आपको लगता है कि यहाँ पर ये इलेक्शन के बाद की सिचुएशन है, एक मतलब मुश्किल वक्त में है इस वक्त, मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, एक इस प्राइम मिनिस्टर सिटिंग सर्विंग प्राइम मिनिस्टर जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, वो जेल में है इस वक्त। खान साहब, आपको ही पता है इस वक्त मुल्क में एक पोलराइजेशन है, एक टेंशन है, एक यहाँ पे मतलब अच्छी खासी, इतनी मैंने तो कभी नहीं देखी माजी में जब इलेक्शन होते हैं। इसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब के जहन में क्या है कि खान साहब जो हैं वो जेल में ही रहेंगे, या आप समझते हैं कि फेयर लेवल प्ले फील्ड देने के लिए ज़रूरी होगा कि वो और उनकी पार्टी जो है वो भी इलेक्शन लड़ें? तो उनका विजन क्या है, आपकी पार्टी का क्या है? देखें, खान साहब ने का फैसला तो अदालतों ने करना है, और माजी में भी ऐसा हुआ है कि पिछले इलेक्शन में भी एक प्राइम मिनिस्टर जेल में थे, और ये किसी भी मुलजिम का जेल में होना इलेक्शन पे असरअंदाज नहीं होता है, और लीडर्स जो है वो जेल जाते रहते हैं। बड़े सगीर की तारीख में बहुत सारे लीडर्स ने जेल से इलेक्शन लड़ा है। तो ये तो मतलब कि अदालतों ने फैसला करना है कि कौन अंदर होगा कौन बाहर होगा। अच्छा, आपको क्या लगता है, आप उनको काकड़ साहब के बड़े करीब के दोस्त हैं, हम भी थोड़ा सा उनको जानते हैं, एक जान पहचान है बड़ी पुरानी,
वो आपको किस मिजाज के लगते हैं? डिक्टेशन लेने वाले हैं या स्टेक होल्डर? जो आपने कहा बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, नाम लिए बगैर स्टेक होल्डर्स की बात सुनेंगे, उनकी डिक्टेशन पे चलेंगे, या आपका ख्याल है वो अपना जहन अप्लाई करेंगे, एक हद तक बात सुनेंगे फिर वो रिएक्ट करेंगे? उनकी आपकी क्या व्यू है, क्या असेसमेंट है उनके बारे में कि वो किस तरह के प्राइम मिनिस्टर साबित होंगे? देखिए, सुलझे हुए आदमी हैं। पाकिस्तान की जो करंट पोलराइजेशन वाली सिचुएशन है उसको समझते हैं, और वो समझते हैं जो पाकिस्तान के मफाद में बेहतर होगा मेरे से लिखने वही करेंगे। चलें सर, आपका बहुत शुक्रिया, और आपसे हम ये गहे बगहे आपसे टाइम लेते रहेंगे सरफराज भाई। थैंक यू वेरी मच। हम खुश होंगे जिस तरह आप सब्जी के लिए हमारे पास आएंगे। नहीं, बहुत बड़ी मेहरबानी शुक्रिया सर, थैंक यू सेनेटर वेरी मच सरफराज सर, बुगटी थैंक साहब ने हमें वक्त दिया। और यहाँ पे वक्त का ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हफीजुल्लाह न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे हसन न्याजी की गिरफ्तारी के हवाले से। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासी तज्जियाकार हफीजुल्लाह न्याजी साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम न्याजी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। न्याजी साहब, आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है, दोबारा बोलिएगा। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा न्याजी साहब, आपसे बात करेंगे हसन न्याजी साहब की, जो आपके साहबजादे हैं उनकी गिरफ्तारी के हवाले से। एक अनफॉर्चुनेट वाक़या है। पहले तो बताइएगा क्या तासुरात हैं आपके और क्या कहना चाहते हैं, आपकी अप्रीहेंशंस क्या हैं स्पेशली? देखिए जी, मैं तो बड़ा लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ। मेरा ख्याल है कि मुझे रऊफ खान साहब अच्छे जानते हैं। मैं वालिद साहब को भी ऐसे देखा है और अपनी फैमिली के वालिद साहब के सारे बाकी भी भाइयों को ऐसे देखा है कि कानून की हिफाजत या कानून की हुक्मरानी के लिए औलाद जो होती है उनके नज़दीक कोई उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर मेरी औलाद ने कानून तोड़ा है और अगर उन्होंने कोई ऐसी गैर कानूनी हरकत की है तो जो कानून की गिरफ्त है उसमें उसको आना चाहिए। पहली बात। पाकिस्तान के अंदर मुझे थोड़ा सा मेरी कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जब ये मुस्लिम नून बेचारों वाले पे बहुत जुल्म हो रहा था और साहब डार साहब भी पाकिस्तान से बैठ थे, फिर मियां नवाज शरीफ साहब जब इलाज घर से गए, गिरफ्तारी के बाद गए, तो मैं हमेशा टीवी के अपने चैनल्स पे एक ही बात कहता था, और ये हकीकत है कि मैं अपने बिल्कुल मुशाहिदात की और तहकीकात की बुनियाद में कहता था कि, और उनको मैं डिफेंड करता था कि जो पाकिस्तान में जिस तरीके से कानून लाया जाए, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर कानून को इस्तेमाल किया जाता है, तो इससे भागना, इससे छुपना शर्म जायज है। ये बात आप जियो के प्रोग्राम में मैं कोई 200 दफा दोहरा चुका हूँ पिछले 4-5 सालों में। मैं फिर दोहराता हूँ कि अगर आप कानून को गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो उससे भागना शर्म जायज है। मेरे से एक दो दोस्तों की बात हुई जो सीनियर एजेंसीज के आदमी थे, तो उन्होंने पूछा कि आप अपने बेटे को पेश क्यों नहीं कर देते। मैंने कहा जी मैं अपने बेटे को कल ही पेश करने पर तैयार हूँ। अगर मेरे बेटे के ऊपर जो उसके जो जुराइम है, जो कसूर है, वो आप वही उसके ऊपर इल्जाम लगाएं, वही उसके ऊपर उसी बात की तहकीक हो, और हर पाकिस्तानी को आर्टिकल 10A के तहत एक फेयर ट्रायल का हक देता आईन है पाकिस्तान, और फेयर ट्रायल मिले उनको। तो अगर ये दोनों चीजें नहीं होती तो मेरा ख्याल है कि मैं उसमें पढ़ता ही नहीं हूँ। दुआ करता हूँ कि जी वो अल्लाह करे कि मामला ठीक हो जाए। तो मेरे ख्याल में हसन खान की जो गिरफ्तारी है, जब तक तो वो कानून से या गिरफ्तारी से बचा हुआ था, छुपा हुआ था, तो एक जिसको कहना चाहिए कि लेटेंट स्पिरिट में तो ये बिल्कुल जायज नहीं था। लेकिन जिस तरीके से मसाइल उलझ गए हैं और कुछ हमने उलझाए हुए हैं, तो उसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं थी। तो चुनाचे जब गिरफ्तार हुए तो मुझे कतई कोई डर नहीं है कि वो जेल में चला जाएगा। जेल का पाकिस्तान के अंदर जो बड़ा सियासत में आता है, बदकिस्मती ये है कि उसके अंदर जेल में जाना जो है उसके पॉसिबिलिटीज और इम्कान बहुत ज्यादा होते हैं, और वो ये उसको ये जेल भुगतनी पड़ती है, और भुगत है फॉर द राइट रीजन और द रॉन्ग रीजन। लेकिन अगर उसने उसको ये जेल के साथ कोई ज़हनी या जिस्मानी या कोई और तशद्दुद किया जाता है जो कि कानून में दर्ज नहीं है, जिसकी गुंजाइश नहीं है,
तो जब आप रियासत जो है वो कोई गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल करती है, चाहे मैं दुश्मनों के खिलाफ करे या मैं दोस्तों के खिलाफ करे, तो मेरे को इस बारे में मौका बहुत सख्त है कि उससे अगर बच सकते हैं तो बच जाएं, और अगर फंस जाते हैं तो फिर अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और पता क्या कह सकता है। अच्छा नियाज़ साहब, बड़ा ऑफ कोर्स के बीइंग ए फादर बड़ा मुश्किल है इस वक्त आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए, मिसेस के लिए। बड़ा दीज आर टफ मूवमेंट्स। बच्चे जैसे भी हों, जैसे आपने कहा लास्ट टाइम भी बात हुई थी, तो आपने ये कहा था कि अजीज़ आपके जितना बड़ा भी कोई ना कोई जुर्म कर बैठे, वालदैन हों या आपके रिश्तेदार हों, दे हैव टू, उनको आपको मिलना पड़ता है, लीगल असिस्टेंट, दीगर चीज़ें देनी पड़ती हैं। आप ये बातें आज नहीं कह रहे, आप बड़े अरसे से हमारे प्रोग्रामों में कहते रहे हैं। जब ये सारा मसला शुरू हुआ था, ये हसान के साथ कई दफ़ा आपकी बहसें हुई, मुबहसें हुई, इवन मतलब हीटेड डिबेट्स हुए, अगर मैं तलखी तक ना जाऊँ, हीटेड डिबेट्स हुई। तो आज वो हसान को होगा नहीं कि मेरा बाप जो है वो सारी चीज़ें मुझे समझाता था कि आपने प्रैक्टिकल लाइफ गुजारी है, ज़िंदगी देखी है, सियासत देखी है, आपको पता था व्हाट इज़ कमिंग। नहीं पता था तो हसान को नहीं पता था। तो आज आपको क्या लग रहा है कि जो आपकी बातें थी, बाप तो कभी खुश नहीं होगा कि मैं जो फोर्स ही कर रहा था बच्चे के हवाले से वही कुछ हुआ है। ये तो एग्जैक्टली आप ये बातें कहते थे कि हसान को आपने कई दफ़ा रोकने की कोशिश भी की, मैनी टाइम्स। साहब, दो तीन बातें हैं सर। पहली बात तो ये कि मैं खुद बहुत बड़ा जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था, स्टूडेंट एक्टिविस्ट था अपने तालिब इल्मी के ज़माने में। ज़ाहिर है हसान का तालिब इल्मी के ज़माने तो नहीं है, लेकिन उसके भी प्रोफेशन का जो शुरुआत है कैरियर की। तो मैं उसमें से दो बातें करता हूँ। पहली बात तो ये कि ये एक आइडियलिज्म है। जब भी आप कोई किसी आइडियोलॉजी को परस्यू करते हैं तो उसमें फैसिनेशन होती है। तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें बदकिस्मती से इनमें आइडियलिज्म, खसूस तहरीक इंसाफ में कूट के भरे, जबकि अंदर आइडियोलॉजी नाम की चीज नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक अजीब और गरीब फैसिनेशन आई है कि जी जैसे आप ये कहें कि उनको कहा गया कि आप जो है एक पिकनिक का माहौल पैदा हुआ है, और इस पिकनिक के माहौल के अंदर उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारनी है, या इस तरह का उनका माहौल है कि वो पिकनिक का करनी है। अब उनको ये नहीं पता कि ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है, ये सब में आना आसान काम नहीं है। लोग इसे बच्चा देख चुके हैं। फिर जब इमरान खान साहब जब कहते थे कि मैं AC भी उतरवा दूंगा, घरों के खाने भी बंद कर दूंगा, तो उनका ये ख्याल था कि ये सिर्फ इमरान खान साहब के मुखालफीन के लिए सारी चीजें हैं, हमारी नहीं होगी। अब उसके अंदर आप जब समझाते थे या समझे, तो मेरा नहीं ख्याल कि उस वक्त क्या तो खैर बिल्कुल ही नहीं समझना था। अब भी उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये कैफियत होती है इंसान की, जो इंसानी नफ्सियात है ना, ये बड़ी अजीब व गरीब चीज है। और इसके अंदर वालिद और बच्चों का रिश्ता अजीब व गरीब है। वालिद के पास बच्चों के लिए बड़ी बड़ी लिमिटेशन होती है। बच्चे जो हैं दे टेक द पेरेंट्स फॉर ग्रांटेड, वालिदैन जो है वो अपने बच्चों को दे डोंट टेक द चिल्ड्रन फॉर ग्रांटेड। वो उनके अंदर बच्चा बेशक ये समझता है कि ये तो कुछ करेंगे, ये इनको नहीं यही करना चाहिए, नहीं करेंगे तो ये हमारे साथ ज्यादती करेंगे, ये वालिदैन का फर्ज है। जबकि बच्चा कहता है कि यार हम पैदा हुए हैं तो हमें कोई मर्जी भी करनी चाहिए। अब ये तो नहीं है कि अगर वालिदैन ने कोई हमें पाला है तो जो कहें वो करते रहे। ये एक इंसानी साइकिल, इंसानी जिबिल्लत जो है ये अक्सर दराज से चल रही है। इसमें डेफिनेटली बहुत फर्क भी लोग होते हैं, बीजन बच्चे भी होते हैं, वालिदैन के लिए वो हो जाते हैं, आइडियोलॉजी भी मिल जाती है, लकी हो जाते हैं। लेकिन इस तरह का माहौल होता बहुत कम है कि आपकी नजरियात जो है उनमें इख्तिलाफ आ जाए, या आप एक ऐसा नजरिया पकड़ लें जिसमें वालिदैन को पता है कि नुकसान है, या एक बिल्कुल झूठ पे मबनी है, लेकिन बच्चे जो है वो उसके लगा रहते हैं। तो बड़ा मुश्किल है समझाना। ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। अच्छा, आपने लास्ट टाइम जब ये हसान गिरफ्तार हुआ था तो हमारे शो में थे, आपने उस वक्त एक बात की थी कि खान साहब को इस बात का एहसास नहीं है कि जब दूसरे के बच्चे जो हैं वो जेल जाते हैं, उठा लिए जाते हैं, या उनके साथ ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस होती हैं, टॉर्चर होती हैं, क्योंकि खान साहब अपने बच्चे जो हैं वो लंदन में हैं। आपने कहा था अगर खान साहब के बच्चे भी इस वक्त
मेरे बेटे की तरह वो भी जेल में होते, मुकदमे फेस कर रहे होते, तो फिर मुझे कोई मसला नहीं था कि खान साहब ठीक है, ग्रेटर गुड की खातिर कर रहे हैं। लेकिन खुद क्योंकि लंदन में बच्चे हैं, वो यहाँ पे खुद भी वो बाहर बैठे हुए हैं। ये उससे पहले की बात है जब खान साहब पहली दफ़ा गिरफ्तार हुए। इस वक्त आप क्या फील करते हैं कि इस वक्त तो खान साहब खुद 3 साल की सेंटेंस जो है, 1 हफ्ता होने वाला है, वो भी जेल में है, आप स्टिल वही बात पे कायम है? आप समझते हैं कि नहीं, अब खान साहब जेल में चले गए, अब उन्हें पता चला होगा, या अब वो सिंसियर हैं अपने काज के साथ, खुद भी जेल में गए हैं, अगर भांजा गया है, भतीजा गया है, या और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वक्त नौजवान जेलों में हैं, सो इक्वल हो गया। सो खान साहब को गिला नहीं किया जा सकता कि दूसरे के बच्चों को यूज़ कर रहे हैं, खुद वो घर बैठे हुए हैं, अपने बच्चे उन्हें सेफ रखे। अब तो खान साहब खुद जेल में बैठे हुए हैं, अब आपकी क्या फीलिंग है, अब आप कैसे व्यू करते हैं? पहली बात तो यह है कि खुद जेल में जाना और बच्चों का जेल में जाना, इससे बहुत ज्यादा फर्क है जी। नंबर दूसरी बात यह है कि मैंने इतनी तफसील से नहीं बताया था जितना आपने उसकी वजाहत कर दिया, जो बिल्कुल जो है कमो पेश शायद ठीक ही है जी। मैं उस वक्त भी एक बात बड़ी बदमाना अर्ज करता था कि दूसरों के बच्चे जो हैं वो जब इस्तेमाल में हैं, जबकि अपने बच्चे इस्तेमाल में नहीं है। बस इसके से ज्यादा खासा के बारे में ज्यादा बातें न करता हूँ न कहता हूँ, और मेरा ख्याल है इससे मतलब आप जो समझ गए थे बिल्कुल आप समझ गए होंगे। अभी मैं ये कहता हूँ कि उनके अपने बच्चे उनके इस्तेमाल में नहीं है, बाकी के बच्चे उनके इस्तेमाल में हैं। बहरहाल हसन खान भी उनको अपने बच्चे की तरह भी होना चाहिए था, और उसके भी अंदर पता नहीं उनके अपने बच्चे होते तो शायद उनके लिए भी वो यही कहते कि जाओ जाके कोर कमांडर की घर के बाहर मुजाहरे भी करो और जलसे भी करो और तकरीरें भी करो, ये ऐसा कि नैरेटिव हो। लेकिन क्राइसिस ये है कि अब तो ये चीज जो है ये वाइंड अप हो रही है। जो कुछ था मेरा ख्याल है कि होनी न होके रहना था। अब ये जो इमरान खान साहब के पास वो कहते हैं ना फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, उन्होंने हर तरह का अपना तरकश का तीर चला दिया है। अब उनके लिए मेरे ख्याल में मुश्किलात ज्यादा होंगी और मुश्किलात उनके सामने हैं। मुझे एक जो बड़ी परेशानी है, जो मेरा पिछले जुम्मे को मैंने कॉलम लिखा है तो उसमें मैंने एक बात लिखी है, और ज़ाहिर है कि उसके अंदर बड़ी लिमिटेशन होती है, आप इस तरह खुलकर न लिख सकते हैं, न लिखना चाहिए ऐसी बातें। तो मैंने ये कही जी, अगर फरवरी मार्च तक इमरान खान साहब का सियासी मक्कू ठप्पा गया तो इलेक्शन हो जाएंगे। अगर ना ठप्पा गया तो इसका वजह ये होगी कि अदालतें जो है उनकी मी में निकालेंगी और रुकावट बनेगी, और अदालतों ने मी में निकाली, रुकावट बनी तो मुल्क के अंदर खान साहब को मक्कू ठपने के लिए और फिर मामलात को हल करने के लिए माशरा भी लग जाएगा, और पीसीओ के साथ जजेस की जनरल प्रूनिंग होगी, जनरल पर्च होगा। ये हम बड़ी डेंजरस सिचुएशन जा रहे हैं। जो खान साहब ने तो करनी थी कर दी, लेकिन पाकिस्तान जो है वो किस तरीके भुगतेगा और कितना भुगतेगा, मेरे लिए तो बड़ा रूह फरसा किस्म का अच्छा सूरत आपने सर मेरे जिस्म कहाँ उठते जब मैं सोचता हूँ पाकिस्तान के बारे में। आपने एक दफा कहा था कि जब हसन पहली दफा गिरफ्तार हुआ था तो उसके बाद जब रिहा हुआ था तो ये तय किया गया था ये चुपके से पाकिस्तान से चला जाए, वापस कुछ दिन तुर्की में गुजारे और फिर लंदन चला जाए। लेकिन बाद में सोचा गया, फैमिली ने, आपने या हसन ने, अगर इस तरह हुआ तो फिर समझा गया था कि हमारा न्याजी भाई जो है, पठान जो है, हमारा ये खान जो है वो शायद वो डर गए हैं और वो मुल्क छोड़कर चले गए हैं, लिहाजा भी कुछ अरसे के लिए 3-4 महीने रहे, फिर बाद में चला जाएगा। आप समझते हो फैसला आपका गलत था, बैक फायर किया है, और आज अगर वो ना होता यहाँ पे तो ये 9 मई वाले वाकयात में भी ना होता शायद, और इतनी बड़ी मुश्किल से आप पूरी फैमिली ना गुजरते। आप पछताते हैं कि फैसला उस वक्त आपको वही करना चाहिए था, जाने देना चाहिए था? कैसे ऐसी सूरत हाल नहीं है, बिल्कुल तय हो गया था। लेकिन देखे ना जो होती है आपकी जो टाइम लाइन होती है ना, वो आपके साथ नहीं होती। मसलन ये कोई तकरीबन रोजों का पहला हफ्ता जो था वो जेल में था, जब निकल के आया तो 2, 4, 5, 7 दिन की आप इमीडिएटली ऐसे एक्शन प्लान पे नहीं करते, क्योंकि बाहर जाने के लिए आपकी ख्वाहिश खाली नहीं होती, आपको वीजाज भी चाहिए होते हैं, आपको और भी कई चीजें बेशुमार चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है जी। और उसके बाद उनकी तैयारी होती है।
सऊदी अरेबिया के लिए उनका ख्याल था कि दूसरा वीजा मिलना नहीं है, विजिट वीजा हो, हमारा टू कट द स्टोरी शॉर्ट, ये सारी बातें जब हो गई तो उसके बाद ऐसा हुआ कि ईद आ गई, उन्होंने कहा ईद के बाद आएगा। अब ईद के बाद ये था, अप्रैल के एंड में था और मई का शुरू था कि 9 मई हो गया, तो कोई उसमें टाइम ही नहीं मिला। मगर ने हसान और बिल्कुल वो भी एग्री कर गया था, मैं भी, कि जाके, क्योंकि और बहुत सारे करने के काम है हसान के, कि उससे करियर शुरू किया, वो पॉलिटिक्स के अंदर सब कुछ नहीं, उसे अपने करियर के अंदर बहुत सारी चीजें जो है उनको ऑर्गेनाइज करना था, वो सारी उसका तितर बितर हुई थी। तो उस वजह से 9 मई आ गया और 9 मई के बाद आपने देखा फिर क्या सूरत हाल है, ठीक फिर है, तो ना आप इधर के रहे ना उधर के रहे। चलें सर, ठीक है। वी विश यू वेल और दुआ करते हैं कि आपकी और हसान की मुश्किलात जो हैं वो आसान हों। थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब मौजूद, और यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। देखने के लिए शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।